सप्लायर सिलेक्शन में आप और ज़्यादा डिटेल से देखना चाहते हो, उसकी कम्पिटेंसी से मुराद है इज़ द सप्लायर इज़ कम्पिटेंट, कैन दे सप्लाई द गुड सर्विसेज रिक्वायर्ड। कम्पिटेंसी से मुराद है कि क्या वो चीज़ें वो जो आपको रिक्वायर्ड हैं वो सप्लाई कर सकता है। कैपेसिटी चेक करनी चाहिए, डज द सप्लायर हैव द मशीनरी टाइम एंड रिसोर्सेज टू सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज, कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी नंबर ऑफ प्रोडक्ट वो कितनी प्रोड्यूस कर रहा है जो आपको चाहिए, क्या उसकी जो एग्जिस्टिंग मशीनरी है, प्लांट है, वो उसका पर शिफ्ट कितना प्रोडक्शन है, पर डे कितनी होगी, पर मंथ कितनी होगी। ये चीज़ें कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं कि क्या आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको मैच कर सकता है। कमिटमेंट से मुराद है कि डज द सप्लायर हैव ए कमिटमेंट टू सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट, क्या उसकी कमिटमेंट ऐसी है कि वो आपको क्वालिटी को मेंटेन कर सके और जो आपके साथ कमिटमेंट हो बाद में उससे वो भाग ना जाए या उससे विदड्रॉ कर ले कि नहीं जी ये तो हुआ ही नहीं था। तो उसकी कमिटमेंट की पोजीशन किस तरह की है, ये मार्केट रिप्यूट से पता चल सकता है किसी कंपनी से। कंट्रोल, इज़ द सप्लायर इज़ कंट्रोल ऑफ देयर सप्लाई चेन, क्या उसका अपनी सप्लाई चेन के ऊपर कंट्रोल है या वो आपकी सप्लाई चेन के ऊपर बेस कर रहा है। समटाइम आप समझते हैं कि नहीं हमारी सप्लाई चेन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम रिस्क नहीं ले सकते, तो हम अपनी सप्लाई चेन आपके वेयर हाउस तक खुद मैनेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे और आपसे चीज़ें जो है ऑनवर्ड उसकी लॉजिस्टिक हम खुद करेंगे। और समटाइम आप समझते हैं कि आपका सप्लायर ज़्यादा बड़ी कंपनी है, उसके ज़्यादा बेहतर सिस्टम है, उसका सप्लाई चेन का सिस्टम ज़्यादा बेहतर है, तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। तो कंट्रोल किसका होगा सप्लाई चेन के ऊपर, ये भी आप चेक कर सकते हैं कि आइदर के सप्लायर साइड पे ये कंट्रोल होगा सप्लाई चेन को मैनेज करने का, लॉजिस्टिक सिस्टम को मैनेज करने का, या आपके पास होगा। अगला है कैश, इज़ द सप्लायर इन ए गुड फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट रेटिंग स्कोर मे बी रिक्वेस्टेड। तो सप्लायर की कैश अवेलेबिलिटी कितनी है ये आपको उसकी फाइनेंशियल जो अकाउंट स्टेटमेंट होती है उससे चेक कर सकते हैं। कॉस्ट, इज़ द सप्लायर ऑफरिंग फेयर कॉस्ट, कंसिडर द TCO, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप, यानी सप्लायर की जो कॉस्ट है उस प्रोडक्ट के लिए जो आप प्रोक्योर करने जा रहे हैं उसके लिए आप TCO को अप्लाई करके देख सकते हैं। TCO होता है टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप। टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप हम फर्स्ट चैप्टर जो है 1.1 उसमें पढ़ चुके हैं, आप पीछे देख सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी, इज़ द सप्लायर एबल टू डिलीवर द सेम प्रोडक्ट टाइम आफ्टर टाइम, क्या उसकी कंसिस्टेंसी सेम है कि जो प्रोडक्ट बार बार आप उससे लेंगे तो उसकी क्वालिटी की क्वांटिटी सेम हो, उसमें कोई डिफेक्ट ना आए कि इस माह जो प्रोडक्ट गई है वो कुछ और उसका कलर उसकी वेरिएशन में कोई फ़र्क आ जाए नेक्स्ट जब आप लें। तो इस तरह की आप चेक कर सकते हैं कि उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो सेम रहेगी प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट है कल्चर, डज द सप्लायर कल्चर फिट विद द कस्टमर कल्चर। तो कल्चर से मुराद है कि जो उसकी कंपनी में जो वे ऑफ लाइफ चल रहा है वर्कर्स के लिए ड्यूटीज़ के दौरान जो हैबिट्स हैं लोगों की, जो उनको सिखाया जाता है बताया जाता है, जो वहाँ पे कल्चर है कि वो कल्चर आपको भी फिट होता है। जैसे अगर हम कहें कि हमने कुछ चाइना से इंपोर्ट करना है तो वहाँ पे एक डिफरेंट कल्चर है, किसी मुस्लिम कंट्री में एक डिफरेंट कल्चर होगा। बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं बर्गर बनाने वाले या चिप्स बनाने वाले जो कि इंटरनेशनल नेम है, लेकिन वो उनके रॉ मटेरियल चाइना से आते हैं, यूरोप से आते हैं, और जब मुस्लिम कंट्रीज़ में आते हैं तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती हैं कि जी इनमें कुछ हराम चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो कि जो कि हमारे लिए मुज़र सेहत हैं या हम लॉ नहीं है। तो इस तरह के जो कन्फ्लिक्ट आ सकते हैं कल्चर की वजह से, उनको आप चेक कर सकते हैं सप्लायर सिलेक्शन से पहले। क्लीन, इज़ द सप्लायर ग्रीन एंड डू देयर बेस्ट टू बी एनवायरनमेंट फ्रेंडली। क्लीन से मुराद है कि ग्रीन एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट के क्या सप्लायर अपनी एनवायरनमेंट की केयर कर रहा है, कोई वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट तो नहीं कर रहा किसी थ्रू वेस्ट वाटर, थ्रू नॉन ग्रीन एक्टिविटी या हैजर्डस केमिकल के थ्रू। तो टोटल उसका जो प्रोसेस है उसकी प्रोडक्शन का वो क्लीन एंड ग्रीन प्रोसेस होना चाहिए।
ताकि वो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफ़िल कर रहा है। ये भी आप देख सकते हैं सप्लायर को सिलेक्शन करने से पहले। कम्युनिकेशन, इज द सप्लायर एबल टू कम्युनिकेट विद द बाइंग ऑर्गेनाइजेशन एज नीडेड। क्या सप्लायर की कम्युनिकेशन बेहतर है? जब भी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को उससे किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो टाइमली और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो इस तरह की एक्टिविटी भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो आप सप्लाई की सिलेक्शन करने से पहले देख सकते हैं। ये कुछ दिन पहले एक बीबी ने क्वेश्चन भी किया था कि वेंडर वैल्यूएशन के ऊपर कुछ बता दें। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे कहाँ उनके लिए भी कि जब भी आप सप्लायर सिलेक्शन करते हैं, वैल्यूएशन और सिलेक्शन एक ही प्रोसेस होता है। तो ये सब चीज़ें आप वेंडर वैल्यूएशन में यानी वेंडर सिलेक्शन के लिए कर सकते हैं। तो जब आप वेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी ये सारा क्राइटेरिया अडॉप्ट करने के बाद आपने कुछ लोगों को फाइनल कर लिया कि इनकी ये चीज़ें जो हमने देखी थी, ये सारे पॉइंट ये तो बिल्कुल ठीक है, इन पे फिट बैठते हैं। और तो फिर आप उन सप्लायर को लिस्ट डाउन करके फाइनल कर लेंगे कि हमारे ये 1 2 3 4 5 जितने भी आप सप्लायर की सिलेक्शन करते हैं ये हमारे फाइनल सप्लायर हैं। तो इनको हम नेक्स्ट इनके साथ हम अपनी प्रोक्योरमेंट जो भी RFQ देना है वो करेंगे। तो यहाँ पे सप्लायर सिलेक्शन होगी। सप्लायर सिलेक्शन के बाद आता है ITT या RFQ के। अब आपने RFQ के प्रोसेस पे जाना। आपने इन सप्लायर को जिनको सिलेक्ट कर लिया उनसे रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन करनी है। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन नहीं करते, ITT के यानी कि टेंडर के प्रोसेस पे जाते हैं, तो फिर तो ओपन टेंडरिंग, जैसे पहले भी बताया कि टेंडर के लिए सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। टेंडर आप ओपन करते हैं कि इसमें सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने टेंडर पे जाना है तो फिर इस प्रोसेस को स्किप कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन जब आप बना लें कि जी हमने क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखनी है सप्लायर के साथ, यानी बिडिंग डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए, तो इस डॉक्यूमेंट के साथ बाद आप डायरेक्टली टेंडर पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन करनी है तो फिर आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद सप्लायर सिलेक्शन करें। सप्लायर सिलेक्शन या सप्लायर की रजिस्ट्रेशन के बाद जो रजिस्टर्ड सप्लायर होंगे उनके साथ फिर रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, यानी उनसे आप कहेंगे कि ये हमारी नीड है और ये इस नीड की स्पेसिफिकेशन है, डिटेल है, तो आप हमें इसकी कोटेशन दें। तो ये RFQ का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो RFQ प्रोसेस में कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, यहाँ पे बुक में लिखा हुआ। तो RFQ एक सिंपल फॉर्मेट होता है जिसमें आप वो सब चीज़ें, यानी कि आपकी नीड क्या है, जो नीड है उस का नाम लिखेंगे, उसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन लिखेंगे, उसका कोई सैंपल अटैच कर देंगे, उसका कोई डायग्राम चार्ट अटैच कर सकते हैं उसके साथ, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, किस जगह पे वो आइटम डिलीवर करनी है, तो और कब तक आपको चाहिए टाइम कि कितने दिनों में वो आइटम सप्लाई उसको डिलीवर कर दे उस डेस्टिनेशन पे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो मेन उस प्रोडक्ट के रिलेटेड होती हैं, जो यहाँ पे नीड्स के टाइम पे हम फॉर्मुलेट कर लेते हैं कि ये आइटम है, ये उसकी स्पेसिफिकेशन है, ये उसका सैंपल है, या ये डायग्राम है, या ये क्वांटिटी है, ये इस डेस्टिनेशन पे डिलीवर होगी और इतने दिनों में डिलीवर होगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे जो हमने फाइनल की थी वो हमने RFQ में लिख के तो इन सप्लायर को जो हमने रजिस्टर किया उनको भिजवा दी। लेक्चर थोड़ा लंबा होता जा रहा है, तो एक बात बता दूं कि हम देख रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट का साइकिल क्या है, यानी किसी भी चीज़ को प्रोक्योर करने के लिए, वो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, उसको प्रोक्योर करने के लिए जो पूरा प्रोसेस है वो क्या होता है। तो जो पूरा प्रोसेस है वो पहले नीड्स जनरेट होती हैं। जब किसी की ज़रूरत उसको महसूस हो तो उसको हमने नीड्स क्या होती हैं ये पीछे देखा है। फिर उसकी मार्केट स्टडी की जाती है, फिर उसके लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है, फिर उसके लिए प्री प्रोक्योरमेंट कुछ सैम्पलिंग प्रोक्योर की जाती है, फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो हमने वेंडर के साथ करनी है रजिस्ट्रेशन के लिए वो बनाए जाते हैं, और प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन बनाई जाती है। फिर हम इन डॉक्यूमेंट्स को डिफरेंट लोगों को सप्लाई करते हैं और उनको देते हैं कि भाई आप इनको फिल करके हमें वापस करो
ताकि हम देखें कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या बैकग्राउंड है। तो फिर सप्लायर सिलेक्शन होगी। सप्लायर सिलेक्शन होने के बाद जो वेंडर आप रजिस्टर्ड करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उनको फिर हम RFQ देंगे, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, के भाई अब हमें इसकी आप रेट दें ताकि हम आपसे देखें कि किसका रेट कम है तो उससे हम ख़रीद लें। तो RFQ यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन हमने दे दी इन सिलेक्टेड सप्लायर को कि आप इनके रेट दें। तो उसके बाद टेंडर कंपैरिजन। टेंडर कंपैरिजन से मुराद है टेंडर या कंपैरिजन दोनों हो सकते हैं। अगर तो यहाँ पे टेंडर होगा तो वहाँ पे टेंडर की टेंडर को ओपन किया जाएगा, जो कि उसका प्रोसेस होता है कि जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है जिसने उसको ओपन करना है, वो सारे लोग जो उसके जिन्होंने टेंडर दिया होता है, बिड दी होती हैं, उनको कॉल कर लेते हैं एक जगह पे एक टाइम पे, और उनके जो बिड्स होती हैं यानी रेट होते हैं उनको फिर उनके सामने ओपन किया जाता है और उनको लिखा जाता है, और उनमें से जो लोएस्ट होगा उसको यहाँ पे फाइनल कर लिया जाएगा सबके सामने ओपनली, और फेयर कंपटीशन होगा। तो उसको यहाँ पे टेंडर ओपनिंग का प्रोसेस कहा जाएगा। लेकिन अगर टेंडर नहीं होता, RFQ वाला प्रोसेस हो रहा है, तो फिर यहाँ पे कंपैरिजन बनेगा कि RFQ जितने भी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के अगेंस्ट कोटेशन आई होंगी उन सब कोटेशन का एक कंपैरिजन बना के यहाँ पे उसमें देखा जाएगा कि किसके कितने कितने रेट है, और जो लोएस्ट रेट होगा उसको ऑर्डर दे दिया जाएगा। फेयर कंपटीशन दोनों में ही होता है, खा टेंडर में जाए या कंपैरिजन में जाए। तो कंपैरिजन को बुक में देख लेते हैं कि क्या लिखा है। Cross-functional terms are often involved when evaluating tender. This is to provide feedback from all parties and make sure the process is fair and impartial. It is important to consider the total cost of ownership when evaluating tenders and quotations. ठीक है, वही कि ये फेयर कंपटीशन होना चाहिए, सबको फेयर चांस देना चाहिए, और यहाँ पे कंपैरिजन में जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है प्रोडक्ट के लिए उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। TCO यानी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, इसको आप पीछे ऑलरेडी हम देख चुके हैं, वहाँ पे सुन सकते हैं क्या होती है। तो जब भी आप कंपैरिजन में किसी को फाइनल करेंगे तो आप उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की बेस पे उसको फाइनल कर दें। नेक्स्ट है कंट्रैक्ट। कंट्रैक्ट या इसको PO भी कह सकते हैं। बुक में सिर्फ कंट्रैक्ट लिखा हुआ है, लेकिन चूँकि ये फॉरेन बुक है तो पाकिस्तान में PO चलता है, तो हम इसको कंट्रैक्ट और PO दोनों कहते हैं। यहाँ पर आप जिसको भी फाइनल करेंगे कि जी ये सप्लाई फाइनल हो चुका है, तो उसको फिर हम एक कंट्रैक्ट अवार्ड कर देंगे या उसको PO इशू कर देंगे कि ये आपका परचेज ऑर्डर है, तो आप इसके ऊपर सप्लाई कर दें। Once the tender bids or quotations have been evaluated and decision can be made as to which supplier should be awarded the contract. Once the winning supplier has agreed to accept the contract terms and condition can be finalized and an official contract can be drawn up and signed. At this point, the unsuccessful supplier should receive feedback as to why they were unsuccessful. तो सिंपल यहाँ पे जो भी कामयाब हुआ उसको कंट्रैक्ट अवार्ड कर दिया जाएगा या परचेज ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा, और जो अनसक्सेसफुल जिनको ऑर्डर नहीं मिल सका, जो नाकाम हो गए हैं बिडर्स जिन्होंने टेंडर दिया लेकिन कामयाब नहीं हो सके, तो उनको भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि भाई फीडबैक दिया जाएगा प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से कि हमने ये कंट्रैक्ट इस रेट पे इस कंपनी को अवार्ड कर दिया, और आपके चूँकि रेट ज़्यादा थे या जो भी जिस वजह से भी ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अवार्ड किया जा रहा है जिसको, उसकी रीज़न भी बता दी जाएगी, और उनके फेल होने की रीज़न कि आप इस वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट को अचीव नहीं कर सके, वो भी उन सब को जो कि नहीं हासिल कर सके उस कॉन्ट्रैक्ट को, उनको बता दी जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन सबसे शेयर की जाएगी। जो कामयाब हुआ उसको परचेज ऑर्डर देंगे, और जो नाकाम हुए हैं उनको वर्बली या इन राइटिंग भी दिया जा सकता है। तो आप उनको इन्फॉर्म करेंगे कि ये आपकी सिचुएशन है, आपका टेंडर अनसक्सेसफुल है और इस रीज़न की वजह से। तो यहाँ पे तो
अब कंपैरिजन के बाद आपने कंट्रैक्ट या पीओ वार्ड कर दिया और बाकियों को रीज़न बता दी, तो यहाँ पर प्रोसेस 9 नंबर है कि हमने पीओ परचेज़ ऑर्डर इशू कर दिया। और परचेज़ ऑर्डर की एक कॉपी आप जिसके भी वो जो सक्सेसफुल सप्लायर होगा उससे आप साइन करवाएं और उसको अपने रिकॉर्ड में रखें, या कंट्रैक्ट है तो उसकी एक कॉपी साइन कराएं, ताकि लीगली अगर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप उसको क्लेम कर सकें, लिटिगेशन में लेके जा सकें, कोर्ट में ले जा सकें, या उसको कोई फ़ाइन कर सकें। तो इसलिए यहाँ पे परचेज़ ऑर्डर या कंट्रैक्ट जो भी है उसकी एक कॉपी को स्टैम्प साइन सप्लायर से ज़रूर करवा के अपनी फाइल में रखना चाहिए। अब जब यहाँ पर पीओ इशू हो चुका है तो पीओ के बाद अब सप्लायर की साइड पे लॉजिस्टिक का प्रोसेस शुरू हो जाता है कि सप्लायर अब अपने वेयर हाउस से उन चीज़ों को उठाएगा, उनकी ट्रांसपोर्टेशन करेगा, उनकी अगर कोई ट्रांजिट शिपमेंट है तो वहाँ पे उसकी केयर करेगा, कोई और उसकी कोई इंश्योरेंस रिलेटेड है, पैकिंग रिलेटेड है, सिक्योरिटी रिलेटेड है, मतलब पूरा लॉजिस्टिक का जो प्रोसेस है। लॉजिस्टिक के बारे में पीछे वीडियो अवेलेबल है तो उसको आप देख सकते हैं। तो पूरा लॉजिस्टिक का प्रोसेस अब फिर पीओ रिसीव करने के बाद सप्लायर के एंड पे शुरू हो जाता है, जो कि सप्लायर अडॉप्ट करेगा। अगर इसमें कुछ ऐसी ख़ास चीज़ नहीं लिखी हुई बुक में, तो ये लॉजिस्टिक का वो सारा प्रोसेस जो हम ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो कर चुके हैं। तो यहाँ पे पीओ के बाद सप्लाई शुरू हो जाएगी जो लॉजिस्टिक बेस है, और सप्लाई चली जाएगी सप्लायर के वेयर हाउस में। जो भी उसने डेस्टिनेशन बताई होगी, टाइम बताया होगा सप्लायर ने, प्रोक्योरमेंट वालों ने सप्लायर को कि जी हमें इतने दिनों में इस जगह पे ये चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, तो वहाँ पे वो उतने टाइम में ये चीज़ें सप्लायर डिलीवर करवा देगा। तो ये इस तरह से ये प्रोक्योरमेंट का एक प्रोसेस या 10 नंबर पे आके कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एक्चुअली ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी ये प्रोक्योरमेंट वाले इससे उन्होंने गुड्स तो रिसीव कर ली हैं, लेकिन वो इससे फारग नहीं हुए, वो इसको क्लोज़ नहीं कर रहे। तो नेक्स्ट जब गुड्स डिलीवर हो जाएंगी आपके वेयर हाउस में, तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो कंट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होगी। ये कंट्रैक्ट परफॉर्मेंस सेम वही सप्लायर सिलेक्शन वाला प्रोसेस होगा या सप्लायर वैल्यूएशन वाला प्रोसेस होगा जो यहाँ 6 नंबर पे हो रहा था। तो अब हम यहाँ पे फिर सप्लायर को वैल्यूएट करेंगे, फिर सप्लायर को चेक करेंगे कि हमने जो उसको ऑर्डर दिया था और जो उसने अपने सिलेक्शन के टाइम पे हमें जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए थे कि ये मेरी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, ये मेरा वेयर हाउस है, इतनी मेरी कैपेसिटी है, इतनी मेरी टाइम मैनेजमेंट है, ये मेरी गुड क्वालिटीज़ हैं, तो आप मुझे ऑर्डर दें। तो वो सब चीज़ें जो उसने यहाँ पे बताई थी, अब हम देखेंगे कि ये जो पीओ के बाद सप्लाई हुई है वो क्या उसमें कोई डिले तो नहीं हुआ, क्या उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन एरर तो नहीं आया, क्या उसमें गुड्स की क्वालिटी तो इन्फीरियर नहीं निकली, या कुछ भी ऐसा जो कि पीओ और सप्लाई के दरमियान प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हुई। तो अगर कुछ ऐसा हुआ तो वो यहाँ पे सप्लायर जो कंट्रैक्ट परफॉर्मेंस है यानी पीओ की जो परफॉर्मेंस है वहाँ पे नोट किया जाएगा, यानी सप्लायर को वैल्यूएट किया जाएगा कि उसकी वो सारी चीज़ें जो यहाँ पर थी वो अब क्या इससे मैच हो रही हैं। अगर तो हो रही हैं तो इसका मतलब कि ये गुड सप्लायर है, तो इसकी वो सब चीज़ें। अगर नहीं हो रही तो फिर हम इसको यहाँ पे SRM नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो यहाँ पे हम सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में लेके जाएंगे कि हमने क्या करना है। क्या हमने सप्लायर को कुछ गाइड करना है, कुछ उसको इंस्ट्रक्शन देनी है, उसको आगे लेके चलना है, या अभी छोड़ देना है, किसी और पे जाना है। तो ये अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसी है। अगर तो ऐसे क्रिटिकल मटेरियल हैं जो मोनोपोली बेस हैं, या आपके सप्लायर आपके नज़दीक है, आपके लिए कोई फैसिलिटी पैदा कर रहा है, तो फिर सम टाइम कंपनी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट इसको कुछ गाइडलाइन भी दे सकता है कि जी ये आपकी प्रॉब्लम है, तो इनको अगर आप इस तरह से सॉल्व कर लें तो हम इसमें आपके साथ आगे चल सकते हैं। जैसे कि Not every supplier will require the same level of buyer input. The relationship between buyer and supplier depends on the following criteria: type of product, services supplied, length of contract, stage of contract, the competitiveness of the market. तो
अब जो भी चीज़ें इसने सप्लाई की हैं ये अब जो SRM यानी सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, ये बेस कर रही है कि क्या हमने कितने अर्से तक इस सप्लायर के साथ चलना है। अगर तो हम